नमस्ते। कितनी विचित्रता है कि हमारे ब्लड में मौजूद आयरन का निर्माण स्टार्स के कोर में होता है। हमारी हड्डियों में मौजूद कैल्शियम न जाने कितनी गैलेक्सीज के कितने स्टार्स में बनी कैल्शियम एटम का म्यूजियम है। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट कार्बन का निर्माण भी स्टार्स ही करते हैं। स्टार्स के कोर में एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सट्रीम प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर उत्पन्न होता है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए ज़रूरी है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन फ्यूज करके हीलियम में बदलता है और अपार मात्रा में लाइट और दूसरे प्रकार की एनर्जी रिलीज होती है। फिर हीलियम फ्यूज करके हेवियर एलिमेंट्स जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम आदि बनाता है। आयरन के बनते ही स्टार्स कोलैप्स होने लगते हैं और गोल्ड तो स्टार्स की मौत के समय होने वाले सुपरनोवा विस्फोट के दरमियान बनता है। गोल्ड, जिसे हम इतना शुभ मानते हैं, मौत की अशुभता से जन्म लेती है। दरअसल स्टार्स एलिमेंट फॉर्मेशन की फैक्ट्री हैं। लेकिन मैं आज यह कहानी क्यों सुना रहा हूँ, इसका उत्तर इस प्रश्न में छिपा है कि मैं कौन हूँ। हमारे प्राचीन दार्शनिक जगतगुरु शंकराचार्य ने 1500 वर्ष पूर्व ही इस प्रश्न का उत्तर दे रखा है। उन्होंने कहा है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहें तो मैं ही ब्रह्मांड हूँ। दरअसल हमारा शरीर ब्रह्मांड के विभिन्न भागों में निर्मित मैटर और एनर्जी का एक छोटा सा संग्रहालय है। वी ऑल आर मिनी प्रोटोटाइप ऑफ यूनिवर्स। अतः हमारा अल्टीमेट ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ही तो है। हमारी अल्टीमेट हिस्ट्री ऑफ कॉस्मोस ही तो है। एक फेमस फ्रेज है कि रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। यथार्थ कल्पना से भी अधिक विचित्र होती है। यूनिवर्स के ओरिजिन और डेवलपमेंट की कहानी बहुत अद्भुत है। बाइपेडल यानी दोपाया होने की वजह से मनुष्य प्लैनेट अर्थ पर विकसित पहली स्पेसीज बनी जो आसमान की ओर इतने अच्छे से देख सकती थी। चिरंतन काल से तारों भरी आकाश मानव को आकर्षित और उत्सुक करता रहा है। तारों ने मनुष्य को पेंटिंग और जियोमेट्री दोनों सिखाई है। बाद में मनुष्य ने तारा समूहों को सिमिलर स्ट्रक्चर्स के आधार पर विभिन्न नाम दिए, जैसे शिकारी, धनु, सिंह, तुला इत्यादि। जब मनुष्य को खगोलीय घटनाओं का कारण समझ में नहीं आया, संभवतः तभी उसने गॉड की पहले परिकल्पना की और उन अबूझ घटनाओं से उत्पन्न भय ने मनुष्य को धार्मिक बनाया। लगभग प्रत्येक धर्म में भगवान को ब्रह्मांड का रचयिता माना गया है और महाप्रलय की परिकल्पना भी की गई है, अर्थात ब्रह्मांड के ओरिजिन और एंड में विश्वास किया गया है। लेकिन ग्रीस चिंतक एरिस्टोटल ने अपनी रचना ऑन द हेवेंस में कुछ अलग ही बात कहती है। इनके अनुसार यूनिवर्स का ओरिजिन नहीं हुआ है, यह हमेशा से ऐसे ही है, अर्थात शाश्वत है, इटर्नल है। इन्होंने कॉस्मोस को अपरिवर्तनशील यानी कांस्टेंट बताया। इन्हें ब्रह्मांड की फिक्स बाउंड्री होने का पक्का यकीन था, अतः इन्होंने ब्रह्मांड को फाइनाइट बताया। कॉस्मोस के संबंध में एरिस्टोटल की यह धारणा इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में निर्विवाद रूप से 19वीं सेंचुरी तक चलती रही। कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, न्यूटन आदि खगोलविदों ने पृथ्वी, सूर्य, रिवोल्यूशन, ग्रेविटेशन, मोशन इत्यादि फिजिकल फिनोमेनन पर तो एरिस्टोटल का खंडन किया, लेकिन उनकी कॉस्मोस थ्योरी अनडिस्प्यूटेबल रही। लेकिन
20वीं सदी की शुरुआत से ही कॉस्मोस को लेकर हलचल मचने लगी। साल था 1916 का और वैज्ञानिक जगत के सुपरस्टार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से विश्व का परिचय कराया। इसमें 2 डिफरेंट सिचुएशन के लिए 2 डिफरेंट थ्योरीज दी गई है। प्रकाश के लिए थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी है और ग्रेविटेशन के लिए थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। जनरल रिलेटिविटी से एक इक्वेशन निकल कर आया जिसमें आइंस्टाइन ने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का इस्तेमाल किया। दरअसल फिजिक्स की भाषा में कहें तो ग्रेविटेशन को काउंटर बैलेंस करने के लिए यह उनके द्वारा दिया गया एंटी ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट था, ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स से क्रंच ऑफ कॉस्मोस का इक्वेशन न डेवलप हो जाए। आसान भाषा में कहें तो उन्होंने भी एरिस्टोटल की तरह यूनिवर्स को कांस्टेंट मान लिया। इसके कुछ ही दिनों बाद वेस्ट्रो स्लीफर ने यह एविडेंस दिया कि 2 गैलेक्सीज के बीच की दूरी बढ़ रही है, क्योंकि किसी भी गैलेक्सी से अर्थ तक आने वाली लाइट रेड शिफ्टेड है। अब प्रकाश के रेड शिफ्टेड होने से गैलेक्सीज के बीच की दूरी कैसे बढ़ी, यह समझने के लिए थोड़ी सी डॉपलर इफेक्ट की चर्चा करनी होगी। हमने आम जीवन में महसूस किया है कि यदि हॉर्न बजाती कार हमारी ओर आती है तो ध्वनि की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। साइंटिफिक लहजे में कहें तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और वेवलेंथ घट जाती है। लेकिन यदि कार हमसे दूर जा रही होती है तो ध्वनि की इंटेंसिटी घट जाती है, मीन्स फ्रीक्वेंसी घट जाती है और वेवलेंथ बढ़ जाती है। डॉपलर इफेक्ट सिर्फ साउंड वेव पर ही नहीं बल्कि लाइट वेव पर भी लागू होता है। यदि लाइट सोर्स हमारी ओर आ रही होती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, वेवलेंथ घट जाती है और लाइट ब्लू कलर की ओर शिफ्ट कर जाती है। इसी इवेंट को ब्लू शिफ्ट कहते हैं। इसके विपरीत यदि लाइट सोर्स हमसे दूर जा रही होती है तो फ्रीक्वेंसी घट जाती है, वेवलेंथ बढ़ जाती है और लाइट रेड कलर की ओर शिफ्ट कर जाती है। इसी घटना को रेड शिफ्ट कहते हैं। तो हमने देखा कि गैलेक्सी से आने वाली लाइट के रेड शिफ्टेड होने से यह क्लू मिला कि गैलेक्सी अर्थ से दूर जा रही है, और जब हर गैलेक्सी अर्थ से दूर जा रही है तो 2 गैलेक्सी के बीच का फासला बढ़ रहा है। एस्ट्रोनॉमर के लिए लाइट एक ऐसा बेहतरीन टेलीस्कोप है जो उन्हें समय में पीछे की ओर झांकने का रास्ता उपलब्ध कराती है। हम कॉस्मोस में जितना दूर देख रहे होते हैं, हम उसी अनुपात में समय में भी पीछे देख रहे होते हैं। फिर साल आया 1922 का। अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने आइंस्टाइन के कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट वाले समीकरण को अलग तरीके से सोल्व कर दिया। इसके परिणाम चौंकाने वाले थे। इससे 3 बातें निकल कर आई। पहली यह कि यूनिवर्स कांस्टेंट नहीं है, दूसरी यह कि यूनिवर्स या तो एक्सपैंड हो रहा है या फिर श्रिंक हो रहा है, और तीसरी यह कि ब्रह्मांड के फैलने या सिकुड़ने की दर भी बढ़ रही है, अर्थात एसिलरेशन या डेसिलरेशन इसके फैलने या सिकुड़ने की रफ्तार को भी बढ़ा रहा है। 1927 ईस्वी में पेशे से प्रीस्ट, फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग थ्योरी दे डाली। इनकी हाइपोथेसिस थी कि 2 गैलेक्सी के बीच की बढ़ती हुई दूरी का मतलब है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। इससे इन्होंने यह आशय निकाला कि बहुत समय पहले यूनिवर्स एक पॉइंट था जिसे इन्होंने प्राइमेवल एटम कहा। इसके 2 साल बाद ही 1929 ईस्वी में एडविन हबल ने हुकर टेलीस्कोप से एंड्रोमेडा गैलेक्सी से अर्थ तक आने वाली
लाइट को रेड शिफ्टेड होते देखा और जॉर्ज लेमेत्रे के एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस को सही साबित कर दिया। जो गैलेक्सी हमसे जितनी दूर होगी रेड शिफ्ट उतना अधिक होगा, मीन्स ब्रह्मांड एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन हबल को एक चीज़ और दिखी, दूर की गैलेक्सी से आने वाली लाइट को नज़दीक की गैलेक्सी से आने वाली लाइट की तुलना में जितना अधिक रेड शिफ्टेड होना चाहिए था उससे भी कहीं अधिक रेड शिफ्टेड हो रहा था। वजह यह थी कि दूर की गैलेक्सी नज़दीक की गैलेक्सी की तुलना में अधिक तेज़ी से भाग रही थी। इसी ऑब्जर्वेशन को हबल लॉ कहते हैं और इसी लॉ से इस बात का क्लू मिलता है कि ब्रह्मांड के एक्सपैंड होने की रफ्तार भी बढ़ रही है। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, मान लीजिए कि नज़दीक की गैलेक्सी से प्रकाश t1 समय में और दूर की गैलेक्सी से प्रकाश t2 समय में अर्थ तक पहुंचती है, तो t2 माइनस t1 समय के अंतराल में दूर की गैलेक्सी को और जितना दूर जाना चाहिए था यह उससे भी अधिक दूरी तय कर ली, अर्थात एक्सीलरेटिंग एक्सपेंशन हो रहा है। फिर साल आया 1948 का और एक नई थ्योरी आई। इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ स्टेडी स्टेट कहते हैं। कौन दिया था इस थ्योरी को? इस थ्योरी को 3 साइंटिस्ट हरमन, फ्राइडहोएल और थॉमस गोल्ड ने प्रतिपादित किया था। क्या कहती थी यह थ्योरी? यह कहती थी कि यूनिवर्स का शेप हमेशा से ऐसा ही है, लेकिन साइज बढ़ रहा है, और यह भी कि यह हमेशा से ही है और इसका ओरिजिन नहीं हुआ है। यह थ्योरी यह भी कहती थी कि एक्सपेंशन के बाद भी नए मैटर बनाकर ब्रह्मांड अपनी मास डेंसिटी को कांस्टेंट रखती है। लेकिन 1964 ईस्वी में CMB अर्थात कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की पैंजिया और विल्सन द्वारा खोज कर ली गई। उन्होंने पाया कि यूनिवर्स में हर जगह कॉस्मिक माइक्रोवेव इवनली एंड होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा तभी हो सकता है जब यूनिवर्स किसी सिंगल बॉडी के सडन एक्सप्लोजन एंड इवन एक्सपेंशन इन ऑल डायरेक्शन का परिणाम है। CMB की खोज स्टेडी स्टेट थ्योरी के लिए लास्ट नेल इन कॉफिन साबित हुआ। इस थ्योरी के पास CMB का कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं था। CMB ने बिग बैंग थ्योरी को निर्विवाद रूप से स्थापित कर दिया। स्टेडी स्टेट थ्योरी की एक और मान्यता कि कॉस्मोस का मास डेंसिटी कांस्टेंट है बाद में गलत साबित हुआ। एक्सपेंशन की वजह से मास डेंसिटी कम होती जा रही है, क्योंकि जो भी मैटर बनना था कॉस्मोस ने अपने इनिशियल स्टेजेज में ही बना लिया। अब नए मैटर का फॉर्मेशन कॉस्मोस नहीं कर रहा है और इसी एक्सपेंशन से बिग ग्रिप थ्योरी का भी जन्म होता है, जिसकी धारणा है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब स्पेस तो क्या सारे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज टूटकर बिखर जाएंगे। यह बिग क्रंच थ्योरी के ठीक उल्टा है। बिग बैंग क्यों हुआ? इस यक्ष प्रश्न का हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। शायद कभी मालूम भी न हो पाएगा, क्योंकि उस पॉइंट पर न तो स्पेस टाइम था और न ही लाइट। हाँ, बिग बैंग कब हुआ इसका उत्तर हमारे पास है, क्योंकि प्रकाश हमें समय में 13.7 बिलियन ईयर्स पीछे तक ले जाती है। अर्थात बिग बैंग तकरीबन 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड वेरियस स्टेजेस से गुजरा है। बिग बैंग के होते ही ब्रह्मांड एक बहुत डेंस, बहुत गर्म, बहुत ही सूक्ष्म था, लेकिन इसके भीतर स्पेस टाइम
अस्तित्व में आ चुका था। बिग बैंग के तुरंत बाद जो प्रथम स्टेज आता है उसे स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं। समय की सबसे छोटी इकाई 10⁻⁻34 सेकेंड होती है और बिग बैंग के 10⁻⁻28 सेकेंड बाद यानी 1 सेकेंड के करोड़ में करोड़ में करोड़ में भाग में ही यह अपने आप को एट लीस्ट 90 बार डबल कर लिया। यह इतनी तेज़ी से फैला कि कॉस्मिक माइक्रोवेव इसके सभी भागों में होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। कॉस्मिक माइक्रोवेव यूनिवर्स के टेम्परेचर की वजह है। यूनिवर्स का टेम्परेचर अब सिर्फ 2 केल्विन इस वजह से है क्योंकि यह काफ़ी एक्सपेंड हो चुका है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बिग बैंग के समय पैदा हुए रेडिएशन और आफ्टर ग्लो लाइट के बचे खुचे अवशेष हैं। इसके बाद जो स्टेज आता है उसे एरा ऑफ न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं। जब यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ तब थोड़ा ठंडा हुआ और इसका घनत्व भी कम हुआ। बिग बैंग के 3 मिनट बाद ही फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जन्म हो चुका था। इसके बाद एक स्टेज आती है जिसे आफ्टर ग्लो लाइट पैटर्न कहते हैं। बिग बैंग के 3.8 लाख वर्ष बाद तक आफ्टर ग्लो लाइट पैटर्न रहा। तब कॉस्मोस में फंडामेंटल पार्टिकल का ज़बरदस्त कोलिजन चल रहा था। ठीक वैसे ही जैसे क्लोज सिलेंडर को गर्म करने से इसके गैस पार्टिकल आपस में टकराने लगते हैं। इस कोलिजन से पार्टिकल टूटकर ओपेक प्लाज्मा में बदल गए और फॉग की तरह बिहेव करने लगे। लाइट इस फॉग से टकराकर स्कैटर करने लगी। तब लाइट चमक नहीं रही थी बल्कि स्कैटर कर रही थी। इसे ही आफ्टर ग्लो लाइट कहते हैं। इसके बाद स्टेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन की शुरुआत हुई। इस स्टेज में ब्रह्मांड थोड़ा और ठंडा हुआ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कम्बिनेशन से न्यूक्लियस बना। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को रिवॉल्व करने लगा जिससे फर्स्ट न्यूट्रल एटम बना और यह न्यूट्रल एटम था हाइड्रोजन, जो अब भी कॉस्मोस में सर्वाधिक और सर्वव्याप्त है। इलेक्ट्रॉन के एब्जॉर्प्शन से कॉस्मोस ट्रांसपेरेंट हो गया और प्रकाश के चमकने का रास्ता साफ हो गया। इसी समय जो लाइट निकली उसे हम CMB से डिटेक्ट कर पाते हैं। इसके बाद एक स्टेज आती है जिसे डार्क एज कहते हैं। बिग बैंग के 4 लाख से 40 करोड़ वर्ष के बीच का समय डार्क एज कहलाता है क्योंकि उस समय कॉस्मोस लाइट इमिट नहीं कर रहा था। इसके उपरांत एक स्टेज आती है जिसे स्टेज ऑफ रीआयोनाइजेशन कहते हैं। बिग बैंग के 40 करोड़ वर्ष बाद प्रथम स्टार का जन्म हुआ और यूनिवर्स डार्क एज से बाहर निकल गया। क्यों कहते हैं स्टेज ऑफ रीआयोनाइजेशन? क्योंकि न्यूट्रल आइटम एक बार पुनः आयन में बदलने लगा। क्लम्प्स ऑफ गैस, जिसे नेबुला भी कहते हैं, कोलैप्स्ड कर स्टार्स और गैलेक्सी का फॉर्मेशन करने लगे। फिर इन स्टार्स में न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हुई जिससे लाइट इमिट होने लगी। इमिटेड अल्ट्रावायलेट लाइट ने सराउंडिंग में मौजूद न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम को आयन में बदल दिया। बताते चलें कि हमारी अपनी गैलेक्सी अर्थात मिल्की वे, जिसे हम आकाशगंगा भी कहते हैं, का जन्म भी एक ऐसे ही स्पाइरल नेबुला से हुआ है। यह भी बताना प्रासंगिक होगा कि हमारे अपने स्टार सन का जन्म बिग बैंग के करीब 9 अरब वर्ष बाद यानी आज से करीब 4.7 अरब वर्ष पूर्व मिल्की वे के आउटर रिंग में हुआ। अब स्टार की चर्चा चल रही है तो टाइप्स ऑफ स्टार के बारे में भी जान लेना प्रासंगिक होगा। स्टार्स
डिफरेंट टेम्परेचर की वजह से डिफरेंट लाइट इमिट करते हैं, जिसके आधार पर इन्हें ब्लू स्टार, वाइट स्टार, येलो स्टार, ऑरेंज स्टार, रेड स्टार कहा जाता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। तारों पर भी यह बात अक्षरशः लागू होती है। तारों के लाइफ साइकिल पर भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने रिसर्च किया, जिस कार्य के लिए उन्हें 1983 में नोबेल से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि तारों की लाइफ साइकिल उसके मास पर निर्भर करती है। अगर स्टार का मास हमारे सन के मास से कम या बराबर है तो पहले यह रेड जायंट में बदलेगा और फिर व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा। सन जिस वक्त रेड जायंट में बदलेगा उस समय अपने 3 नज़दीकी ग्रहों मरकरी, वीनस और अर्थ तक फैलकर इन तीनों को निगल जाएगा। अगर स्टार का मास सन से बड़ा है तो इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा। इसके बाद यह या तो न्यूट्रॉन स्टार में बदलेगा या फिर ब्लैक होल में। अगर स्टार का मास सुपरमासिव है तो यह न्यूट्रॉन स्टार में बदलेगा। न्यूट्रॉन स्टार वैसे स्टार होते हैं जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी फ्यूज करके न्यूट्रॉन में बदल जाते हैं। इसके मैग्नेटिक पोल से गामा रेज का जेट निकलता है जिसे पल्सार कहते हैं। अगर गलती से भी हमारी धरती इस पल्सार जेट की चपेट में आ जाए तो अर्थ नेस्तनाबूद हो जाएगा और जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन यदि स्टार सुपर 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 मासिव है तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद स्टार ब्लैक होल में बदल जाएगा। गैलेक्सी भी शेप और साइज के आधार पर बहुत प्रकार की होती है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरल, बार्ड स्पाइरल, जायंट एलिप्टिकल, लेंटिकुलर और इर्रेगुलर। गैलेक्सीज की एक और खासियत होती है कि इसके सेंटर में एक सुपर मासिव ब्लैक होल होता है जिसके चारों ओर गैलेक्सी रिवॉल्व करती है। हमारी मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है और इसके सेंटर में भी एक सुपर मासिव ब्लैक होल है। एंड्रोमेडा मिल्की वे की नियरेस्ट गैलेक्सी है। कॉस्मोस के इवोल्यूशन और फंक्शन की स्टोरी हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स के पार्ट 2 वीडियो में सुनाई जाएगी। यदि स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा तथा इसी प्रकार के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इस चैनल पर आगे आने वाले वीडियोज़ के कंटेंट को जानने के लिए हमारे इंट्रोडक्टरी वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जल्द ही नए वीडियो के साथ वापस लौटूंगा। नमस्कार।